मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सम्राट के रूप में नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन का नोत्रे दामे गिरजाघर में राज्याभिषेक करते हुए उसे फ्रांस का विधिवत सम्राट घोषित किया गया। फ्रांस की जनता द्वारा नेपोलियन के निरंकुश शासन को स्वीकार करने का कारण यह था कि जनता क्रांति के पश्चात भी की अराजकता एवं अव्यवस्था से परेशान हो गई थी। इस दौरान समस्त व्यापार एवं उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे। ऐसे समय में जनता को पूर्ण आशा थी कि एकमात्र नेपोलियन ही है जो आंतरिक एवं बाह्य संकट से उनकी रक्षा कर सकता है। सम्राट के रूप में नेपोलियन ने सबसे पहले यूरोप में प्रभुता स्थापित करने का प्रयास किया। मार्च 1802 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच अंतिम अमीन्स की संधि हुई, किंतु दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति अविश्वास रखते थे, भावी संघर्ष की तैयारी में संलग्न थे। अंग्रेजों ने नेपोलियन के सम्मुख मांगें रखी, जिनमें हॉलैंड, स्विट्जरलैंड को खाली करने, माल्टा पर 10 वर्ष के लिए अधिकार करने का बनाए रखने और सार्डिनिया के राजा को पीटमांड के बदले हरियाणा देने की मांगी शामिल थी। परंतु नेपोलियन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया और 18 मई 1803 को इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वास्तव में यह दो देशों के बीच औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी युद्ध था। एक और इंग्लैंड फ्रांस को पूरी तरह परास्त कर अपना व्यापार को पूरे यूरोप में फैलाना चाहता था। दूसरी ओर फ्रांस इंग्लैंड की शांति छीनकर संपूर्ण यूरोप में अपने अधीन करना चाहता था। 2 दिसंबर 1805 को ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में प्रूसिया और ऑस्ट्रेलिया की मिली जुली सेनाओं को नेपोलियन ने गहरी शिकस्त दी। बेहोश होकर ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस से प्रेसवर्ग की संधि 28 दिसंबर 1805 करनी पड़ी। इस संधि में ऑस्ट्रेलिया को बहुत अपमान सहना पड़ा। उसे फ्रांस को वेनेसिया और डालमेशिया तथा बेविरिया को टायलोट और बेडन को बुटेनबर्ग के कुछ क्षेत्र सौंपने पड़े। प्रेसवर्ग की संधि के दूरगामी परिणाम निकले। अब नेपोलियन राजाओं का निर्माता बन गया। इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जर्मनी का पुनर्निर्माण था। उसके अंतर्गत छोटे छोटे जर्मन राज्यों को समाप्त कर राइन राज्य संघ का निर्माण किया, जिसमें बेवेरिया, बुटेनबर्ग तथा जर्मनी के 14 अन्य राज्य सम्मिलित थे। नए जर्मन संघ के जर्मन राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति को त्याग कर नेपोलियन को अपना संरक्षक माना और इसके बाद 6 अगस्त 1806 को पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया। पवित्र रोमन साम्राज्य लगभग 1000 वर्षों से चला आ रहा था। जर्मनी की बहुत छोटी छोटी रियासतों पर उसका वर्चस्व बना हुआ था। राइन राज्य संघ के निर्माण के बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया के सम्राट फ्रांसीसी को पवित्र रोमन सम्राट का पद त्यागने को विवश कर दिया। इस प्रकार औपनिवेशिक रूप से इस साम्राज्य का अंत हो गया। प्रूसिया को पराजित करने के बाद नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। ईलो के युद्ध में दोनों पक्षों के मध्य घमासान लड़ाई हुई और हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए। फिर भी युद्ध निर्णायक रहा। इसमें के बाद फ्रीडलैंड के युद्ध 14 जून 1807 में रूस पराजित हुआ। रूस को विवश होकर टिलसिट की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। टिलसिट की संधि नेपोलियन के उत्कर्ष का चरम थी। नेपोलियन ने अपनी शानदार कूटनीति द्वारा रूस को अपना मित्र बना लिया। टिलसिट की संधि के अनुसार रूस के शासक ने नेपोलियन के द्वारा इंग्लैंड, जर्मनी तथा इटली में किए गए परिवर्तनों को मान लिया तथा प्रूसिया के विघटन को भी स्वीकृति दी। रूस ने इंग्लैंड के साथ व्यापार न करने का वादा किया। टिलसिट की संधि फ्रांस और रूस के संबंधों का सर्वोत्तम समय था। इस संधि से यूरोप का सबसे बड़ा देश नेपोलियन की शरण में आ गया। इस समय नेपोलियन अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर था और नेपोलियन का साम्राज्य अपने शिखर पर था। अब नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। टिलसिट की संधि के पश्चात इंग्लैंड ही फ्रांस का शत्रु हुआ चाहता, जिसे पराजित किए बिना यूरोप में प्रभुता स्थापित नहीं की जा सकती। इंग्लैंड चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ देश था। उसके पास अजय सामुद्रिक बेड़ा था। अतः फ्रांसीसी बेड़े ने सैनिकों के द्वारा इंग्लैंड को हराना आसान नहीं था, किंतु नेपोलियन का विश्वास था कि अप्रत्यक्ष रूप से उसे पराजय करना संभव हो सकेगा। वह जानता था इंग्लैंड का जीवन महाद्वीप के व्यापार और वाणिज्य पर निर्भर है। यदि उसे नष्ट कर दिया जाए तो इंग्लैंड को विवश होकर अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने जिस योजना को चलाया वो महाद्वीपीय योजना कहलाती है। इसके अंतर्गत उसका इंग्लैंड का आर्थिक बहिष्कार करना था। 21 नवंबर 1806 को नेपोलियन ने बर्लिन आदेश के द्वारा ब्रिटिश द्वीप समूह के खिलाफ नाकेबंदी की घोषणा की तथा इंग्लैंड और उसके सभी उपनिवेशों के साथ यूरोप का व्यापार निषेध कर दिया।
ब्रिटिश जहाज़ों के लिए यूरोप के सभी बंदरगाह बंद कर दिए गए। उल्लंघन करने वालों जहाज़ों को माल सहित जब्त कर लेने का। इसके बाद 2 जनवरी 1807 को नेपोलियन ने बारसा आदेश जारी कर प्रेषा तथा हैनोवर के समुद्री तट पर अंग्रेज व्यापार के विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिया। उक्त 2 कदमों के जवाब में इंग्लैंड ने 1807 में ऑर्डर्स इन काउंसिल नामक अध्यादेश जारी किया, जिसके अनुसार फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्रों का कोई जहाज़ उसके प्रभाव क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकेगा और न ही स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार किया जा सकेगा। वस्तुतः यह अध्यादेश इंग्लैंड के ने उसके शत्रुओं का उन्हीं का अन्याय का फल देने के लिए जारी किए थे। हॉलैंड रोज लिखते हैं, नेपोलियन की नाकेबंदी की बात केवल धमकी मात्र थी, पर इस धमकी के जवाब में ब्रिटेन ने उपनिवेशों का माल नेपोलियन के राज्यों में प्रविष्ट होने से रोक दिया। इंग्लैंड की घोषणा के प्रत्युत्तर में नेपोलियन ने 17 दिसंबर 1807 को मिलान में एक आज्ञा पत्र जारी किया गया। उसके अनुसार कोई भी जहाज़, चाहे वह किसी भी देश का हो, यदि वह अंग्रेजी बंदरगाह से होकर आया है तो उसे पकड़कर उसका माल जब्त कर लिया जाएगा। यद्यपि यह व्यवस्था नेपोलियन की अद्भुत सूझबूझ थी। इसका उद्देश्य इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को समाप्त करके फ्रांस को व्यापारिक केंद्र बनाना था। इस योजना को लागू करने के लिए उसने जो कदम उठाए उसके परिणामस्वरूप घातक आक्रमण और युद्धों में उलझता चला गया। उसकी यह नीति यूरोप में उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। इंग्लैंड की सशक्त नौसेना ने यूरोपीय बंदरगाहों की इतनी ज़बरदस्त नाकेबंदी की कि स्वयं यूरोप का उसके उपनिवेशों का संबंध विच्छेद हो गया। यूरोप में माल आना जाना बंद हो गया। नेपोलियन का विचार था फ्रेंच उद्योगों से यूरोप को माल मिल जाएगा, किंतु फ्रांस के कारखाने तुरंत इतने अधिक विकसित नहीं हो सकते थे, न ही सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन फ्रेंच कारखानों में संभव था। इसके अतिरिक्त फ्रांस का उत्पादन ही उच्च कोटि का न था तथा मूल्य भी अधिक थे। महाद्वीपीय व्यवस्था से यूरोपीय व्यापारियों का व्यापार चौपट होने लगा। यूरोपीय जनता को भारी संकट में आ गई। यूरोपीय राष्ट्रों ने महाद्वीपीय व्यवस्था को बिल्कुल पसंद नहीं किया। फ्रांस के अधीनस्थ राज्यों को बाध्य होकर इसमें सहयोग देना पड़ा, किंतु उसके पालन का अर्थ महाबलिदान और भारी परेशानी थी। यूरोप के अधिकांश राष्ट्र उसकी व्यवस्था को अपनाने के लिए बाध्य हुए थे। स्वीडन, हॉलैंड व पोप के राज्य ने इस नीति का विरोध किया। पुर्तगाल ने इंग्लैंड से पुराने मैत्री संबंध तोड़ने से इनकार कर दिया। नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर पुर्तगाल पर आक्रमण किया, वह उसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इस अवसर पर नेपोलियन ने कहा था, ब्रगंजा वंश का पतन इस बात का एक और सबूत है, जो कोई भी अंग्रेज़ों का दामन पकड़ता है उसका नाश अनिवार्य है। इंग्लैंड से छेड़े गए संघर्ष के विरुद्ध यह कोई आक्षेप या शिकायत नहीं सुनता था। राजनीति एवं अर्थशास्त्र के नियमों की पूर्ण उपेक्षा करता हुआ अपनी नीति का परिपालन करता जा रहा था। वस्तुतः इंग्लैंड को ध्वस्त करने की नेपोलियन की यह नीति आत्मघाती थी तथा व्यवहारिक बुद्धि और राजनीतिक उद्देश्यों के बाहर थी। महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के कारण यह ठीक है कि जिस समय नेपोलियन ने व्यवस्था को लागू किया, यूरोप उसके प्रभाव क्षेत्र में था, किंतु वह भूल गया था ब्रिटेन के अपने अनेक उपनिवेश हैं जिनसे उनके माल का यूरोप में आगमन पर प्रतिबंध का कोई महत्व नहीं रखता। ब्रिटेन अपने उपनिवेशों में से कच्चा माल मंगाता और तैयार माल बेचता है, अतः जब तक उसके दुनिया भर में फैले उपनिवेशों पर प्रतिबंध न लग जाता तब तक इस व्यवस्था के सफल होने की आवश्यकता करना व्यर्थ था। जहाजी बेड़े के अभाव में हजारों मील लंबे समुद्र तट की रक्षा करना फ्रांस के लिए असंभव था। यह एक असंभव योजना थी। प्रत्येक देश से यह आशा करना व्यर्थ था कि वह भारी कष्ट उठाते ही इस योजना का पालन करेगा। नेपोलियन के राज्यों ने योजना को विवशतावश स्वीकार किया था और अवसर मिलते ही उन्होंने योजना का परित्याग कर दिया। सारे यूरोप में इंग्लैंड से आने वाले माल के लिए चोर बाजारी तस्करी होने लगी। नेपोलियन ने इस योजना को स्वीकार करने के लिए अनेक देशों से युद्ध किए, फलतः वो उसके सभी कट्टर शत्रु बन गए। इंग्लैंड में अन्न का अभाव था, परंतु नेपोलियन उसको भारी मूल्यों पर उसका धन कम करने के लिए अन्न भेजता था। इंग्लैंड अन्न न पहुँचता तो राष्ट्र भूख मरने से मरने लगता और संभवतः विवश होकर संधि के लिए तैयार हो जाता। नेपोलियन का विचार था आर्थिक प्रबंधन से फ्रांस का उद्योग विकास होगा और यूरोप की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, किंतु अल्प समय में उद्योगों का विकास होना भी संभव नहीं था। इसके अलावा फ्रांस का जो माल यूरोप के बाज़ारों में आता था वह निम्न कोटि का तथा महंगा होता था। नेपोलियन ने फ्रांस की कुछ निश्चित प्रकार के मालों के आर्थिक लाभ के लिए चुंगी लगाकर
आने की आज्ञा दे दी, किंतु रूस ने जब उसकी आज्ञा मांगी तो वह नाराज़ हो गया। इस नीति से यूरोप के मध्य देश बहुत क्रुद्ध हुए। भ्रष्ट अधिकारियों के कारण भी यूरोप में अतुल मात्रा में अवैध रूप से माल आता रहा, जिससे उसकी असफलता निश्चित हो गई। नेपोलियन की यह योजना व्यवहारिक थी। उसने यूरोपीय देशों की कई मांगों को पूरा करने की कोशिश की, किंतु चमड़े के जूते, गर्म कोट आदि के लिए उसे इंग्लैंड पर ही निर्भर रहना पड़ा। इस व्यवहारिक योजना को सफल बनाने के लिए वह युद्धों में इतना फंस गया कि वास्तविक लक्ष्य से छूट गया। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को प्रभावित करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। अल्प समय में इंग्लैंड के व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता था। अतः जब तक इंग्लैंड के सुरक्षित सूत्र समाप्त नहीं हो जाते, नेपोलियन तानाशाह बनकर किसी भी नियम को अपने देश में लागू कर सकता था, किंतु दूसरे देश पर इस प्रकार के प्रतिबंध अधिक समय तक लगाए रखना संभव नहीं था। वस्तुतः इस महाद्वीपीय व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रशा, रूस, स्पेन से होने वाले युद्धों में इस व्यवस्था को पूर्णतः विफल कर दिया। इस योजना के द्वारा यूरोप के लोग ही नेपोलियन के विरोध में खड़े हो गए, अपितु उसने फ्रांस के मध्यम वर्ग का भी सहयोग खो दिया, जिसने उसे शक्ति प्रदान की थी। सारांश से उसकी यह योजना सफल रही और अंत में उसके पतन का कारण बनी। नमस्कार।